जय हिंद प्यारे साथियों, देवकुल एकेडमी पे मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त हैं और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। रोजाना की तरह हमारी जो करंट अफेयर की सीरीज है उसे हम आज आपके समक्ष लेके आए हैं। आज हम 30 सितंबर की जो करंट है उसका बेहतरीन तरीके से रिवीजन करने वाले हैं। इस क्यूआर को आप स्कैन करेंगे तो आप सीधा टेलीग्राम चैनल पे पहुंचेंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहां पे आपको पीडीएफ, इस क्लास की पीडीएफ डाली जाती है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो आज गायत्री मंत्र का टॉपिक है हमारा पंचवर्षीय योजना। बात करें पंचवर्षीय योजनाओं की, तो प्रथम पंचवर्षीय जो योजना है आपसे इसका समय पूछ सकता है, तो आप याद रखेंगे 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी। फिर आपसे इसका मॉडल पूछा जाएगा, तो हेरोल्ड डोमर मॉडल पे ये आधारित थी और इसका जो लक्ष्य रखा गया था वो कृषि तथा सिंचाई संसाधनों का विकास करने का इसका लक्ष्य रखा गया। विकास दर का जो लक्ष्य है वो इसमें रखा गया कि हम 2.1% तक इस लक्ष्य को हासिल करेंगे। लेकिन इसमें जो लक्ष्य हासिल किया वो 3.6% हासिल किया। तो ये सफल पंचवर्षीय योजना रही, यानी सफल रही ये पंचवर्षीय योजना, क्योंकि इसमें लक्ष्य 2.1% का रखा था और जो प्राप्त किया वो 3.6% का प्राप्त कर लिया था। क्लियर है। दूसरी बात करें यहाँ पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो समय है वो आप याद रखेंगे कि 1956 से 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय है। ये 1956 में इसकी शुरुआत होती है और 1961 तक ये चलती है। इसका मॉडल आपसे पूछे तो ये महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसमें जो उद्देश्य रखा गया वो उद्योगों का विकास व तीव्र औद्योगिकीकरण इसका उद्देश्य रखा गया था और इसका जो विकास दर का लक्ष्य है वो 4.5% रखा गया था, लेकिन प्राप्त जो किया वो 4.26% प्राप्त इसमें कर लिया था। ठीक है। इसमें भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया गया था, जिसमें भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में खोला गया, राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा में और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र आपका ये पश्चिम बंगाल में खोला गया था। ये तीन इस्पात संयंत्र लगाए गए थे, एक छत्तीसगढ़ में, एक उड़ीसा में और एक पश्चिम बंगाल में। ठीक है। आगे बात करें तृतीय पंचवर्षीय योजना। इसका जो समय है वो 1961 से शुरू होके 1966 तक ये चली थी। समय बहुत महत्वपूर्ण है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से हुई थी, तो आप 1961 याद रखेंगे। इसके मॉडल की अगर हम बात करें तो जॉन सैंडी व सुखमय चक्रवर्ती के डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल पे ये आधारित थी। इसमें विकास दर का जो लक्ष्य है वो 5.6% रखा गया था, लेकिन प्राप्त इसे सिर्फ 2.4% ही कर पाए थे। उसका एक बहज रीजन था, पाकिस्तान से भारत का युद्ध हुआ था 1965 में और चीन से 1962 में, इसलिए ये दो युद्ध इसी पंचवर्षीय योजना के बीच में हुए थे। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कठिनाई रही, तो इसे प्राप्त फिर नहीं कर पाए। 5.6% का लक्ष्य था, मात्र 2.4% तक ही हम प्राप्त कर पाए थे। क्लियर है। अगले की तरफ अगर बढ़ें तो चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें। चौथी पंचवर्षीय योजना का समय आपको याद रखना है कि 1969 से 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना रही थी। मॉडल की बात करें तो ये अशोक रुद्र व एल.एस. माने मॉडल पे आधारित थी। इसका जो लक्ष्य रखा गया था वो स्थिरता के साथ आर्थिक विकास व आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहा था और इसके जो विकास दर का इसमें लक्ष्य रखा गया वो 5.5 से 5.7% तक रखा गया था, लेकिन प्राप्त सिर्फ 3.3% ही हुआ था। तो ये आपको याद रखना है कि लक्ष्य रखा गया था
5.5 से 5.7% के बीच, लेकिन इसे प्राप्त सिर्फ और सिर्फ 3.3% ही कर पाए। क्लियर है। आगे बात करें पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो समय है वो 1974 से 1979 तक का ये समय है इसका, तो इसको याद रखना है। मॉडल की अगर बात करें तो डीपी धर मॉडल पे ये आधारित थी और इसका जो लक्ष्य है वो गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना इसका लक्ष्य है। ये इम्पोर्टेंट है कि इसका उद्देश्य क्या है, आपको ये उद्देश्य याद रखना है। ये काफी बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया। ठीक है, अब बात कर लें विकास दर है उसका लक्ष्य कितना रखा गया था। विकास दर का लक्ष्य 4.4% रखा गया था और प्राप्त इसे जो किया था वो 4.8% किया था। तो ये भी सफल रही हमारी पंचवर्षीय योजना, ये भी सफल रही। ठीक है, इसमें आपको इसका ये मॉडल याद रखना है, समय याद रखना है और ये उद्देश्य तो जरूर ही याद रखना है। क्लियर है। अगले की तरफ इसमें हम बढ़ें तो अनवरत्न प्लान आया, जिसे रोलिंग प्लान भी बोलते हैं। तो ये जनता पार्टी की सरकार आने से वर्ष 1978-79 और 1979-80 में रोलिंग प्लान बनाया गया था। ठीक है, ये रोलिंग प्लान जो बनाया गया, अनवरत योजना के जनक किसे माना जाता है, डॉक्टर गुन्नार मेडल को अनवरत योजना का जनक माना जाता है। भारत में इस रोलिंग प्लान को लागू किसने किया, तो डीटी लकड़वाला ने भारत में रोलिंग प्लान को लागू किया था। तो ये भी आपको यहां से याद रखना है। अब बात करें हम छठी पंचवर्षीय योजना की, तो इसका जो समय है वो आपका 1980 से 1985 तक का इसका समय है। किस मॉडल पे आधारित थी, तो आगत निर्गत मॉडल पे ये आधारित थी। इसका जो लक्ष्य रखा गया यानी जो उद्देश्य था वो रोजगार सृजन व गरीबी उन्मूलन इसका उद्देश्य था। विकास दर की इसमें आपसे बात करें तो विकास दर का जो लक्ष्य रखा वो 5.2% रखा और प्राप्त इसमें किया गया था वो 5.7% प्राप्त किया गया था। तो ये भी हमारी पंचवर्षीय योजना बिल्कुल सफल रहती है, ये भी हमारी पंचवर्षीय योजना सफल रहती है। अगले पे चलें। अगला है आपकी सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका समय आपको याद रखना है कि 1985 से 1990 तक सातवीं पंचवर्षीय योजना रहती है। किस मॉडल पे ये आधारित थी, तो ये भी आगत निर्गत मॉडल पे आधारित थी। ये आगत निर्गत मॉडल क्या होता है, यह दीर्घकालीन विकास व उदारी मॉडल पे आधारित थी। इसका ये मतलब होता है आगत निर्गत मॉडल का। इसके लक्ष्य की आपसे बात करें तो आधुनिकीकरण के साथ सामाजिक न्याय इसका उद्देश्य रखा गया था। आधुनिकीकरण के साथ सामाजिक न्याय। विकास दर की बात करें, विकास दर का लक्ष्य इसमें 5% रखा गया था और उसे प्राप्त जो किया गया था वो 6% प्राप्त कर लिया था। तो ये वाली भी हमारी सफल रहती है। ठीक है, इसमें नारा क्या दिया गया था, वो नारा आपको याद रखना है कि रोटी रोजी और उत्पादकता। रोटी रोजी और उत्पादकता इसमें नारा दिया गया, या भोजन काम और उत्पादकता, ये दोनों आपको याद रखने हैं। ये आपको नारा दे के पूछ सकता है कि ये किस पंचवर्षीय योजना में नारा दिया गया था, तो आप आंसर करेंगे सातवीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, अगले की बात करें आपसे, अगला है हमारा आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना का समय आपको याद रखना है कि 1992 से 1997 के बीच आठवीं पंचवर्षीय योजना चलती है। मॉडल अगर इसका आपसे पूछे तो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पे ये आधारित थी। लक्ष्य जो इसका है मानव संसाधनों का विकास करना इसका उद्देश्य रखा गया और विकास दर के लक्ष्य की अगर बात करें तो 5.6% रखा गया था, लेकिन इसे प्राप्त कर लिया गया था 6.8%। तो ये वाली हमारी पंचवर्षीय योजना भी सफल रहती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगले की तरफ बढ़ें तो अगला है हमारा नौवीं पंचवर्षीय योजना। नौवीं पंचवर्षीय योजना की समय की आपसे बात करें 1997 से 2002 का इसका समय है नौवीं पंचवर्षीय योजना का। बात करें इसके मॉडल की तो ये आगत निर्गत मॉडल पे आधारित है।
इसका जो लक्ष्य या उद्देश्य रखा गया वो सामाजिक न्याय व क्षमता के साथ आर्थिक समृद्धि इसका उद्देश्य रखा गया। विकास दर की आपसे बात करें तो विकास दर का लक्ष्य 6.5% और प्राप्त इसमें 5.4% ही कर पाए थे। तो जो लक्ष्य 9वीं पंचवर्षीय योजना का रखा गया था उसे प्राप्त नहीं किया जा सका। आगे बात करें 10वीं पंचवर्षीय योजना की। 10वीं पंचवर्षीय योजना की समय मेरा भाई 2002 से 2007 का है और मॉडल की अगर आपसे बात करें तो ये व्यापक आगत निर्गत मॉडल पे आधारित है। इसके लक्ष्य आपसे पूछे कि किस उद्देश्य से 10वीं पंचवर्षीय योजना को लाया गया था, तो वो सामाजिक न्याय व क्षमता के साथ आर्थिक विकास, इस उद्देश्य के साथ इसे लाया गया। विकास दर की लक्ष्य की बात करें तो विकास दर का जो लक्ष्य रखा गया वो 8% का रखा गया था, लेकिन हम प्राप्त इसे 7.6% ही कर पाए थे। तो ये भी आपको याद रखना है 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए। आगे बात करें आपसे 11वीं पंचवर्षीय योजना, तो इसका जो समय है वो आपका 2007 से 2012 रखा गया है 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय। अच्छा, आपसे लक्ष्य की बात करें तो तीव्र व समावेशी निवास इसका लक्ष्य है। विकास दर जो है, विकास दर की आपसे बात करें कि योजना में 9% की विकास दर का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इसे घटाकर बाद में 8.1% कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन हम प्राप्त जो कर पाए थे वो सिर्फ हम लगभग 8% प्राप्त कर पाए थे। तो ये महत्वपूर्ण है कि 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसका लक्ष्य पहले 9% रखा गया था, लेकिन बाद में इसे घटा के 8.1% कर दिया, लेकिन फिर भी जो हम प्राप्त कर पाए वो लगभग 8% प्राप्त कर पाए थे। क्लियर है यहां तक? अब चलते हैं हम अपनी 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना की तरफ। इसका जो समय है 2012 से 2017 रखा गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय। ठीक है, ये 2012 में आई थी और 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना रही थी। इसका जो लक्ष्य है वो तीव्र सतत व आर्थिक समावेशी विकास इसका लक्ष्य था। विकास की जो दर है वो दर का जो लक्ष्य रखा वो 9% रखा, लेकिन फिर इसे घटाकर 8.2% कर दिया, लेकिन पुनः इसे घटाया गया, पुनः घटाकर इसे 8% कर दिया गया, लेकिन जब प्राप्त करने की बात आए तो 6.7 से 6.9% ही हम सिर्फ प्राप्त कर पाए। तो हमें याद रखना है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो वो लक्ष्य था वो 9% रखा गया था, लेकिन इसे पुनः घटा के 8.2% किया गया, लेकिन फिर इसे घटाया गया और फिर इसे 8% किया गया, लेकिन जब प्राप्त की बात आए तो इसे प्राप्त सिर्फ 6.7 से 6.9% ही प्राप्त कर पाए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि इसे 2 बार घटाया गया है लक्ष्य को, फिर भी प्राप्त नहीं कर पाए थे। क्लियर है यहाँ तक? तो ये रही हमारी आज की गायत्री मंत्र, जिसे आपको मैंने अपना 100% देकर बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करी है। पिछली बार की क्लास की तरफ एक प्यारी सी कमेंट करके जरूर बताएंगे कि गायत्री मंत्र का रिवीजन जो है वो आपको कैसा लगा है, और अगर इसमें आपको कोई सुधार कराना है, किसी सुधार की अगर गुंजाइश है तो आप मुझे बताएं, मैं उसे भी करने की कोशिश करूंगा कि अगर इसमें कोई सुधार की ज़रूरत है। तो अब चलते हैं हम अपनी करंट अफेयर की क्लास की तरफ। जय हिंद प्यारे साथियों, देवकुल एकेडमी पे मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। रोजाना की तरह आज भी हम 11 अक्टूबर के करंट अफेयर का बेहतर तरीके से रिवीजन करने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल के लिए इस क्यूआर को आप स्कैन कर लो तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएंगे, जहाँ पे क्लास की अपडेट और जो भी महत्वपूर्ण अपडेट है वो सब टेलीग्राम पे दी जाती हैं। तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलते हैं हम आज की क्लास की तरफ।
हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में शीर्ष स्थान वाला भारतीय संस्थान कौन सा है? तो इसमें आईआईएससी बेंगलुरु को इसमें स्थान मिला है। ये हमें याद रखना है। टॉप पे अगर इसमें पूछे तो टॉप का आपको याद रखना है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो इंग्लैंड की है वो इसमें टॉप पे है। और हमारे भारत की को जो स्थान मिला है, जिसकी इसमें गणना भी नहीं करी जाती, जिन्हें लिया भी नहीं जाता, 200 से 250 के समथिंग पे जाके इन्हें ये स्थान मिला है। तो एजुकेशन में इंडिया कितना अच्छा है वो तो आप इस रैंक से ही अनुमान लगा सकते हैं। टॉप 100 में भी हमारी कोई नहीं है, टॉप 200 में भी हमारी कोई भी शामिल नहीं है यूनिवर्सिटी। आगे बात करें, भारतीय सेना ने उच्च ऊंचाई प्रौद्योगिकी प्रदर्शन अभ्यास दिव्य दृष्टि का आयोजन कहाँ किया है? तो ये सिक्किम में इसका आयोजन किया है भारतीय सेना ने, उच्च ऊंचाई प्रौद्योगिकी प्रदर्शन अभ्यास दिव्य दृष्टि का। कहाँ पे? तो ये किया है आपका सिक्किम में। आगे बात करें कि वर्ष 2026 की डॉक्टर बीसी राय फुटबॉल ट्रॉफी टियर 1 किसने जीती है? तो ये मणिपुर इसका विजेता बना है। वहीं भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये कांडला गुजरात में प्रारंभ हुआ है। अगले प्रश्न की बात करें, हाल ही में किसने टीडोम वायु रक्षा प्रणाली की घोषणा की है? तो ये ताइवान ने इसकी घोषणा की है। जो इसका उद्देश्य है वो ताइवान की सुरक्षा को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। बात करें किस देश में स्थित क्लूचेब्स्कोय ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये रूस में स्थित थी और इस ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया है। भारत ने वर्ष 2025 विश्व जूनियर टीम स्क्वैश चैंपियनशिप में 13 साल बाद कौन सा पदक जीता है? तो इसमें ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीता है। फेसलेस जीएसटी अधिनिर्णय के लिए पायलट परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये केरल पहला राज्य बना है, ये भी आपको याद रखना है। अगले की आपसे बात करें कि हाल ही में दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किसने आयोजित किया? तो ये आपका पलाऊ ने आयोजित किया है। 47वें नौसेना उप प्रमुख का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये संजय बादशाहन ने ग्रहण किया है। वहीं 71वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो इसमें 12th फेल को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है। वहीं पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये आपका दिल्ली में प्रारंभ हुआ है, पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव। वहीं टाइगर क्लॉ अभ्यास की अगर आपसे बात करें तो इंडिया और यूएसए के बीच में टाइगर क्लॉ अभ्यास का आयोजन किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगले की बात करें, हाल ही में भारत ने राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप का अनावरण कहाँ किया है? तो ये अबू धाबी में इसका अनावरण किया है। IUCN की स्थापना आपसे पूछे 1948 में, और अगर हेडक्वार्टर पूछ ले तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। वहीं आपसे पूछे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो ये आपका 1972 में, और जैव विविधता संरक्षण अधिनियम आपसे पूछे तो ये 2002 में आया था। वहीं आपसे पूछे कि जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अंडर 9 कैटेगरी में यूएसए किड्स गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये वेदिका भंसाली ने इसे जीता है। आपको बता दें पीडीएफ किससे, जो इसका पीडीएफ है, क्लास का पीडीएफ आपको A4 साइज में अगर चाहिए तो उसके लिए एक पेड ग्रुप बनाया गया है। उस पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको 29 रुपये पर मंथ पे करना, यानी एक महीने के 29 रुपये देने हैं। डेली आपको A4 साइज में इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी, और महीने के लास्ट में यानी जैसे ही अक्टूबर खत्म होगा पूरी पीडीएफ एक साथ अक्टूबर माह की A4 साइज में दी जाएगी, जिसे आप प्रिंट करा के अपने पास आसानी से रख सकते हैं और उसका बाद में रिवीजन कर सकते हैं। दूसरा इसमें जुड़ने का क्या फ़ायदा है कि आपका जो हमारा मार्च है, मई है और जून है, इन 3 का पीडीएफ आपको इसी ग्रुप में जुड़ने पे फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा, और सितंबर का 1 लाइनर का जो पीडीएफ है वो भी आपको फ्री में उपलब्ध
कराया जाएगा इस ग्रुप से जुड़ने के लिए। तो अब आपको बता दें, ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको करना कुछ नहीं है। 9536761997 इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करना है। मैं आपको क्यूआर सेंड करूंगा, आप 29 रुपये पे करेंगे और आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। सिंपल सी प्रोसेस है, ठीक है। तो जिस किसी को भी जुड़ना हो वो आराम से इस पे जुड़ सकता है। अगले की बात करें, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कितने वर्षों के अनुभवी न्यायिक अधिकारी को जिला न्यायाधीश के रूप में सीधी भर्ती के लिए प्रतिस्पर्धा करने का आदेश दिया है? तो ये 7 वर्ष के लिए किया, ठीक है। बात करें भारत के 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वो जस्टिस BR गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं। वहीं गोमती नगर रेलवे स्टेशन किस राज्य का पहला निजी रेलवे स्टेशन बना है? तो ये उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन बना है, गोमती नगर रेलवे स्टेशन। द राइज ऑफ द हिटमैन बुक, ये आपकी रोहित शर्मा की पुस्तक है, द राइज ऑफ द हिटमैन पुस्तक। वहीं बात करें लेखक की, तो लेखक R कौशिक हैं इसके, ये भी आपको याद रखना है। वहीं भारत का पहला संविधान संग्रहालय, तो आप याद रखेंगे सोनीपत हरियाणा में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। आगे बात करें, हाल ही में मेटा प्लेटफॉर्म्स ने अंडर सी केबल परियोजना वाटरवर्थ के लिए भारत में किसे अपना लैंडिंग स्थल चुना है? तो ये विशाखापट्टनम, मुंबई को, इन 2 जगह को भारत में अपना लैंडिंग स्थल चुना है। फीफा और AIFF लड़कियों के लिए भारत की पहली फीफा टैलेंट अकादमी कहाँ प्रारंभ करेंगे? तो ये हैदराबाद में भारत की पहली फीफा टैलेंट अकादमी को प्रारंभ करेंगे। वहीं पूछे, असम राइफल्स और भारतीय वायुसेना ने भूस्खलनों के कारण कटे हुए गांवों की सहायता के लिए ऑपरेशन सहयोग चलाया है। कहाँ पे चलाया है? तो ये मणिपुर में चलाया है। 2025 पैन अमेरिकन हॉकी कप में किस देश की पुरुष और महिला दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये अर्जेंटीना देश की महिला और पुरुष टीम दोनों ने स्वर्ण पदक जीत लिया है 2025 पैन अमेरिकन हॉकी कप में। क्लियर है। अगले की बात करें, हाल ही में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो केरल इसमें पहला राज्य बना है। प्रोजेक्ट टाइगर आपसे पूछ ले तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था। वैश्विक AICTE इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? तो बेंगलुरु को इसमें 26वां स्थान मिला है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना है? तो मालदोवा इसका 107वां सदस्य बना है। और इसका अगर हेडक्वार्टर इस संगठन का आपसे पूछ ले तो ये हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। ये भी आपको याद रखना है कि गुरुग्राम हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय। आगे आपसे बात करें, ध्रुव स्पेस पहला व्यावसायिक मिशन लीप 1 किससे लॉन्च करेगा? तो फाल्कन 9 से इसे लॉन्च करेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। हाल ही में स्पार्क 4.0 किसने लॉन्च किया है? तो ये आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया है। आयुर्वेद दिवस आपसे पूछे, 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाते हैं। हाल ही में लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए CM निजुत मोइना असोनी 2.0 किसने प्रारंभ की है? तो ये असम सरकार ने प्रारंभ की है। बात करें 25वां SCO शिखर सम्मेलन, तो ये तियानजिन चीन में 25वें SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। वहीं बात करें उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भारी वर्षा के कारण किस नदी में आकस्मिक बाढ़ ने व्यापक तबाही मचाई है? तो ये खीर गंगा नदी में जो आकस्मिक बाढ़ आई थी उसने उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में व्यापक तबाही मचाई थी। अगले की बात करें, हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये 10 अक्टूबर को मनाया गया है। थीम की अगर आपसे बात करें तो सेवाओं तक पहुंच इसकी थीम है। और राष्ट्रीय डाक दिवस भी हमारा 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डाक दिवस भी 10 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। किशोर न्याय अधिनियम के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये तुम्हारा पंजाब राज्य बना है।
वहीं आपसे पूछे आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर ने पहले जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक में किसे शीर्ष स्थान दिया, तो ये पटना को शीर्ष स्थान इसमें दिया गया है। क्लियर। अगले की आपसे बात करें कि हाल ही में 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, तो इसमें मारिया कोरिना मचाडो इन्हें चुना गया है नोबेल शांति पुरस्कार के लिए। WHO ने किसे ट्रिपेनोसोमियासिस निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है, तो ये WHO ने केन्या को इससे मुक्त घोषित कर दिया है। वहीं आपसे पूछे भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रस्त का सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया है, इसकी लंबाई कितनी है, तो ये 4.5 किलोमीटर लंबी है रुद्रस्त मालगाड़ी, जो एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया है, इसका उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। तो ये रही हमारी आज की क्लास आपको कैसी लगी, एक प्यारी सी कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी है। और आगे इसी के साथ हम यही क्लास को समाप्त करेंगे, आगे मिलेंगे एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद, वंदे मातरम।